हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के एपिसोड दिल खोल के बोल में। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह एक टीचर हैं, एक ट्यूटर हैं और बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं। उनका नाम है मिस्टर विनीत सिंह चौहान। आइए एक नजर डालें उनके काम पर और फिर आपकी मुलाकात कराते हैं। हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आज हम लोग भी दिल खोलकर बात कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विनीत, अब थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसमें कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? जैसा कि आपने हमें बताया था कि काफी चैलेंजिंग रहा था आपका एजुकेशन वाला जो दौर था, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को प्लीज ब्रीफ करें। जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड से। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे 4 बहन भाई हैं और मैं अपने पेरेंट्स की एक आखिरी इकलौती औलाद हूँ। और फैमिली एजुकेशन के लिए मैंने 10th तक अपनी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से क्लियर करी। देन उसके बाद मैंने 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में अपना एजुकेशन करा। देन उसके बाद अभी मैंने अपना साइकोलॉजी खत्म करा है। तो आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम साइकोलॉजी ऑनर्स। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने साइकोलॉजी से किया। आपने उसको आगे परस्यू करने का नहीं सोचा? एक चीज पे स्टिक रहना चाहिए। लाइक बचपन से लेके अब तक तो मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं। तो कभी जैसे आप बोलोगे कि 10th के बाद मैंने 11th और 12th साइंस से किया। फिर मैंने उसमें बीच में थोड़ा सा नीट के लिए भी आया प्रिपेयर्ड। अच्छा, मैंने एग्जाम भी दिया। फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी पे जंप कर लिया। नाउ आई हैव जंप्ड ऑन द मेकअप। तो उतनी सारी चीजें करने के बाद एक चीज दिमाग में आया कि देखो आप हर चीज नहीं कर सकते, नहीं, सब कुछ आपके लिए नहीं होता। तो इसीलिए एक चीज को पकड़ो जो आपको सच में दिल से अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ मेकअप को पकड़ा क्योंकि मेकअप इज थेरेपी फॉर मी। अगर मुझे मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में और मैं बहुत टेंस्ड हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, और इफ आई एम डूइंग मेकअप तो वो सारा जो भी मेरा तनाव है ना वो ऐसे ऐसे गायब हो जाता है। ये आपके लिए कोपिंग मैकेनिज्म है। ये मेरे लिए कोपिंग मैकेनिज्म है। मैं इसमें अच्छा हूँ, इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार मुझे कुछ आता है। एटलीस्ट ऐसा लगता है कि हाँ तुमको ये आता है, तुमको ये आता है, मुझे भी ये आता है। तो वो इसलिए मैंने सिर्फ मेकअप को पकड़ के रखा कि अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगती है तो व्हाई नॉट, इट कुड बी योर करियर। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि दिल से जब आप किसी चीज को कर रहे हैं और उसको करने में अच्छा लग रहा है वो ही करनी भी चाहिए। अदरवाइज आप अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद आप उस चीज को छोड़ ही देते हैं, तो वो चीज बड़ी गलत है। आपने मुझे बताया भी था कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि आपने बताया था आपको बीच में गवर्नमेंट स्कूल में स्विच करना पड़ गया था अपने स्कूल डेज में। अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताओ। अगर जो बचपन से ही ना नर्सरी से लेके 10th तक मैं एक कोएड स्कूल में था। तो मेरे को ऐसा लगता था बचपन से ही कि यार जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना वहां पर अच्छे से ट्रीट नहीं करते बच्चों को। और मैं काफी मतलब शांत और मतलब नन्ना मुन्ना सा एकदम सूखा पतला सा बच्चा था। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा किसी से लड़ भी नहीं पाऊंगा और ना मेरा वो नेचर है। ना मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी को गाली देके निकल जाऊं या किसी से लड़ दूं या कोई मार रहा है तो मैं रेजिस्ट कर लूं। मैं वो भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की एक छाप थी कि वहाँ पे लड़के बड़े मतलब सड़क छाप टाइप और लड़ाकू टाइप होते हैं। तो वो लड़के होते ऐसे हैं, आप कुछ भी नहीं बोलोगे वो जबरदस्ती आपसे पंगा लेंगे और फिर आपको पीटेंगे और साइड में इन्वॉल्व कर देंगे बिना कहे भी। तो बचपन से मेरे अंदर एक फेयर था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाना ही नहीं चाहता। तो जब मैंने 10th क्लियर करा तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझसे बोला कि देखो अब मैं तुम्हें ज्यादा एजुकेशन के लिए तुम्हारे ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास नहीं है पैसे। तो फिर आई रियलाइज कि यार देखो मेरे 4 बहन भाई हैं, हम 4 बहन भाई तो ओनली किड जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे से पहले भी 3 बच्चे हैं और वो बड़े हो चुके हैं ना कि उनकी शादी वगैरह का टाइम था। तो मेरी सिस्टर की शादी थी तो उस टाइम पे माय फादर वाज बिजी कि जैसे तैसे करके शादी में अभी पैसा लगाना है ये वो करके। तो मैंने वो चीज समझी एंड देन बट वो एक चैलेंज था उस टाइम पे कि यार अगर पापा ने तो साफ ऐसे बोल दिया कि नहीं अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो अब क्या करूं मैं आगे, क्योंकि मेरे पास इतनी कुछ है नहीं कि यार मैं मम्मी से भी नहीं बोल सकता क्योंकि मम्मी क्लास की बात होगी 11th। हाँ, तो अब मैं मम्मी को भी नहीं बोल सकता ना कि ऐसे मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे पढ़ाई करनी है। मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर अब मेरे को दिमाग में था कि यार पढ़ना है। अब टाइम पे दिमाग में ये चीज थी कि भाई रुकना नहीं है। अगर यहाँ 10th तक रुक गए ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ हाथ ही नहीं आएगा। तो
फिर वहां से मैंने अब ढूंढना शुरू करा कुछ कुछ कि क्या कर सकते हैं, कौन सा स्कूल बेटर है, कुछ सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स देखे और बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग गए। तो एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में मुझे आज भी याद है, तो मेरा नाम आया, मैंने वहां पे फॉर्म सबमिट किया था, तो वहां पे फर्स्ट नाम जो था मेरा ही था। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरा एडमिशन हो जाएगा, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहां पे सिर्फ एडमिशन का चार्ज था कुछ, तो 30,000 40,000 कुछ रुपीज वहां पे चार्ज था। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरा ऐसे स्कूल में नाम आ गया और आप चलो मेरा एडमिशन करवाओ। पापा ने वहां पे बोला नहीं, मैंने तुम्हें पहले बोला था मेरे पास नहीं है कुछ भी, पैसे मत मांगना मुझसे। मैंने कहा अभी फिर उसी स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने भी एडमिशन करवाया था जिन्होंने मेरे साथ 10th की थी, तो हम बचपन से साथ थे। तो वो भी था कि मेरे दोस्त जिस स्कूल में जा रहे थे, एक सहारा रहता है कि हाँ मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने बोल, फिर वो घर आए तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप वहां जाकर के कंपनसेशन की बात कर लीजिए कि बच्चा अच्छा पढ़ने में है, अच्छा रिजल्ट भी आया है इसका 10th में, तो आप इसको कंपनसेट कर दीजिए, कुछ फीस कम कर दीजिए या हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, ऐसा कुछ कर लीजिए। तो मैं और मेरे पापा हम गए वहां स्कूल में, और जब हम लोगों ने वहां पे ऐसे बात करी तो वो जो टीचर्स का बिहेवियर था, जो एक रूड एरोगेंसी से उन्होंने हमसे बात करी, वो उनको बहुत बुरा लगा। और मेरे पापा से भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करी। एक होता है कि जो वे ऑफ लैंग्वेज होता है, जो टोन होता है बात करने का, दैट वाज नॉट गुड। वो मुझे बहुत हर्ट हुआ। फिर मैंने उसी दौरान मेरे पापा बात ही कर रहे थे, थोड़ा सा प्लीड कर रहे थे कि प्लीज आप कर लीजिए ऐसे। मैंने बोला नहीं रहने दो, मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पर, अब चलो। मतलब आपके फादर आपको मतलब बच्चे के दिल रखने के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे जितना हो सकता है दुनिया के सामने। हाँ, मतलब ये हमारा, मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये सब बिजनेस बन गया है। Exactly. वो ही लगता है यहाँ पे। तो पता है एक्चुअली वो मेरे फादर की, मुझे ऐसा लगता है वो एक चॉइस नहीं थी कि मैं इसको मना कर दूंगा, वो उनकी मजबूरी थी कि मेरे को इसको मना करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप 11th क्लास का बच्चा अगर वो समझ पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो फिर हम घर गए, मैंने कहा रहने दो, मुझे नहीं यहाँ पर पढ़ना, आप मेरे साथ चलिए घर। हम घर आ गए और उस टाइम आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई मी ओनली, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। तो अभी क्या हुआ, उस दौरान मेरी मम्मा ने मुझे बोला चाय बना लो करके। अभी मैं इतना ज्यादा, मेरा दिमाग ऐसा हो चुका था ना कि मैंने वो गरम गरम चाय से पत्नी बढ़ रही थी, मैंने उसमें अपना हाथ डाल दिया। तो उससे मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने 2 थप्पड़ लगाए, क्या है ये सब ऐसे हो रहा था। तो उसमें मेरी दीदी भी बैठी हुई थी और मैंने ऐसे गर्म पानी का वो था और ऐसे मैंने हाथ पैर उसमें मार दिए कि नहीं ये क्या हो रहा है ऐसे वैसे करके, थोड़ा एक गुस्सा आ गया होता है। तो वहां पर फिर आई रियलाइज कि नहीं, अगर यहाँ पर मैंने रोक लिया ना खुद कर, तो फिर इन लोगों को तमाचा नहीं मिलेगा कभी भी। और वही एक सबसे बड़ा जवाब होता है जब आप कुछ कर गुजरते हो, कुछ अच्छा कर गुजरते हो। तो वही से मेरे को एक थोड़ा सा था कि नहीं मुझे कुछ करना है। फिर मैंने थोड़ा सा जाना समझा। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो गवर्नमेंट स्कूल में ही केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट थी। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला बच्चे मेरा स्कूल है, आ जाओ आप यहाँ पे, मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। बोलते ना गॉड हेल्प करता है आपको, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई ऊपर वाला वसीले बनाता है। हमारे यहाँ ये कहते हैं वसीले बनाता है, जरिया बनाता है, और वो आपको टेस्ट भी करता है, आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, आपको देख रहे हैं कि ये कितना बिलीव करता है मुझ पे, इसका क्या मतलब ये मेरा बंदा है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज पे, राइट। वो बहुत परीक्षा लेता है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैं तुम्हारी सपोर्ट के लिए हूँ, प्रॉपर जितना सपोर्ट मुझसे बनेगा मैं करूंगी, तुम आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ कहता है तुम मेरे पास आना, मैं देखूंगी। तो वहां थोड़ा सा एक लगा कि हाँ चलो अब जा सकते हैं स्कूल में। तो वहीं गई मेरे साथ वो और मेरी मम्मी गई, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, वहां से मेरा एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बुक्स, मेरी कॉपी, मेरी नोटबुक्स, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था स्टडी के लिए, उन्होंने वो सब कुछ मुझे दिया। और मुझे बाय गॉड मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोलना पड़ा कि मुझे मेरे पास एक किताब नहीं है, मेरे पास एक कॉपी नहीं है। एनसीईआरटी से लेके एक्सटर्नल जो किताबें हमें बोलते थे टीचर्स की ये लेनी है सजेशंस के तौर पे, वो तक उन्होंने मुझे दिया। एंड तो मुझे ऐसा लगा कि गॉड कहीं ना कहीं पे तो वहां पे भी उस वक्त भी साथ थे मेरे कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, क्या करना है। बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स भी ऐसे थे जिन्होंने मुझे लाइक फ्री पढ़ाया, काफी क्लासेस उन्होंने मुझे फ्री दी, मेरी फीस माफ करी ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। तो वहां से मोटिवेशन भी मिला और कहीं ना कहीं अब मतलब होता ना, आप इतनी सारी सिचुएशंस में पड़े हुए होते तो वही एक चीज थी जो मोटिवेट करी थी कि चलो वो है ना हेल्प करने के लिए, टीचर हैं सारे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि करवा देंगे। तो फिर वहां से फिर हम आगे जाते चले गए। ये यहाँ से मुझे ये पता चलता है विनीत कि अगर पढ़ने वाला बच्चा होता है ना तो टीचर भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इसका मन है पढ़ने का। तो जितना टीचर की क्वालिटी है, टीचर मुझे लगता है वो ऐसे ही
टीचर नहीं बन जाता, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बन जाता, लेकिन अगर वो देखता है ना तो वो उस बच्चे के अंदर वो तमाम क्वालिटी, जिसे कहते हैं ना, पोर आउट कर देना चाहता है कि जितना मुझे आता है मैं किसी भी तरह करके उसको समझा दूं, चाहे मैं फ्री में समझा दूं, बस वो बच्चा कामयाब हो जाए। ये बहुत ऊपर वाला मदद करता है। या एग्जैक्टली, लाइक मेरे टीचर ना हमेशा एक बात बोलते हैं कि टीचर का जेंडर चाहे जो भी हो, लेकिन दिल उसमें माँ का ही होता है। दिल उसमें माँ का ही तो होता वो है। अपने बच्चे को एज एन माँ की तरह ही देखता है कि ये तो मेरा ही बच्चा है। तो मैं भी एक ट्यूशन टीचर ही हूँ अभी फिलहाल में, तो मुझे भी यही लगता है कि यार वो मेरा बच्चा है, वो मेरे से तो थप्पड़ खा जाए लेकिन बाहर वो कहीं चमाट ना खाकर आए। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं जितना मुझे आता है मैं उसको दे दूं, लेकिन आजकल के बच्चे ना वो डेडिकेशन और वो डेडिकेशन नहीं थोड़ा है कम जो हो गया हम लोगों है। में डेडिकेशन डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गई है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। और स्कूल का ये भी है ना कि वो सब कुछ अब फोन पे ही दे देते हैं, तो बच्चे अब चलाने कुछ जाते हैं, चल कुछ फोन से बचाया करते थे, लेकिन अब फोन के बिना हो नहीं रहा है। पहले लग्जरी था, अब वो एक जरूरत बन गई है। एग्जैक्टली। तो वही है कि बट हमारे साथ भी ऐसे ही तो होता है, हम लोग जाते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए और चल इंस्टाग्राम रहा होता है तो हम भी ऐसे ही करते हैं। एक इतना बड़ी बीमारी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब हम बड़े भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो बच्चों को तो क्या वो कर सकते हैं, बट स्टिल इस पर काम और मेहनत करने की जरूरत है। वाह एग्जैक्टली, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो पुराना था ना कि डायरियों में लिखवाया जाता था, वो हैंडवर्क माइंडवर्क आज भी उसको बरकरार रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। विनीत, आपने जो अपनी स्ट्रगल्स बताए, आपने बताया आप कितना शौक रखते थे पढ़ाई का, सब कुछ साइकोलॉजी से आपने अपना बैचलर्स भी किया, सब कंप्लीट किया, उसके बाद मेकअप वाली लाइन कहाँ से एकदम से बीच में आ गई? क्योंकि नीट मतलब साइकोलॉजी, फिर नीट, और उसके बाद फिर सडनली ये वाला स्ट्रीम, इसका कुछ बताओ, ये कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ एकदम से? या तो एक्चुअली में द थिंग इज कि नीट तक मेरे को बहुत जज्बा था, लाइक इनिशियल मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो नीट तक जब मैं गया, मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ना एक तो फ्लैशबैक आता है कि फैमिली में ऐसा हुआ, दिल्ली में रेंट पे रहना, मतलब दिल्ली में रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगा और ऊपर से रेंट पे रहना, फिर फैमिली ये। तो जब वो एक फ्लैशबैक आया ना कि यार उस टाइम इतना स्ट्रगल करा, अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ना मुझे ऐसा लगता है ना कि एक लाइफ में ना एक गाइड करने वाला ना होना चाहिए। बेशक आपको चाहे कितनी आजादी मिली हुई, आपके पेरेंट्स आप पे कितना ही ट्रस्ट करते हो कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, बट स्टिल उस गलत ना करने वाले बच्चे के ऊपर ना एक गाइडेंस जरूर होना चाहिए कि नहीं बच्चे तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसे कर लो, ये सही है। तो मुझे उस टाइम शायद किसी ने नहीं बताया कि भाई तुम नीट आगे कर लो या मेडिकल कर लो, मेरा हो जाता, मुझे कॉलेज भी मिल जाता, मैं थोड़ा और कर लेता। तो बट फिर वही हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि यार मेरा दिमाग बहुत भटकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे अंदर से मैं इतना डीमोटिवेट हो गया कि मैं नहीं कर ही नहीं पाऊंगा इस चीज को, और मुझसे नहीं हो पाएगा। और मेकअप का ना एक्चुअली में मुझे आर्ट की तरफ ये चीजें बचपन से थी मेरे अंदर कि हाँ मुझे ये भी, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। तो मेरी जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन, उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा हुआ था उस दौरान, तो वो मुझे बैठाती थी, मुझ पर प्रैक्टिस करती थी, मैं बहुत छोटा था तो उसको अपना मॉडल बना बना कर यूज करती थी। तो तब से मैंने उसको देखा। तो आप जो चीज देखते हैं ना, वो बोलते ना कि वो एक कुम्हार का बच्चा बहुत अच्छे से वो पॉटर व्हील को मैनेज कर लेता है। हाँ, तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो वो जिस तरह से ब्रश पकड़ती थी, ब्रश चलाती थी ना, तो मुझे भी बड़ा मजा आने लगा कि यार ऐसे ऐसे होता है वैसे। तो जब वो बड़ी हो गई, उसका कोर्स एग्जाम उसका क्लियर हो गया, तब मैंने भी मतलब उसके ब्रशेस से उसका ये करने लग गया। वो बड़े मजे से करवाते थे ऐसे ऐसे करके। फिर धीरे धीरे करके ये चीज ना मेरे अंदर से था बचपन से। जब मैं स्कूल में भी था तब भी था कि मतलब अपने ट्यूशन के कभी कभी पैसे अरेंज करने के लिए, लाइक जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में भी सारी बुक्स वगैरह तो मिल गई, लेकिन आपको ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए होते थे। तो मैं ये पार्ट टाइम काम कर लेता था उस टाइम पे भी, जितना भी आता था। तो उस हिसाब से मैं ये थोड़ा बहुत करके अपने इतने पैसे अरेंज कर लेता था कि भाई कि ट्यूशन का पैसा निकल जाए, एक किताब आ जाए, एक कॉपी आ जाए, एक रजिस्टर आ जाए, तो इतना निकल जाता था। तो वहां से ये चीजें थी। फिर जब लॉकडाउन लग गया तो कहीं एक लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ग्लैमर है, फैशन है, और इंडीड है, और अच्छा भला आप कमा भी सकते हो, अर्न भी कर सकते हो। और तो फिर कहीं ना कहीं जब मेकअप करने लगे ना, तो फिर रियलाइज हुआ कि ये कुछ ऐसी चीज है ना जो बड़ा सुकून दे रही है मन को, बहुत शांति मिल रही है, मजा आ रहा है, आप सब कुछ भूल करके ना आप उस काम को कर रहे हो। इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी
कि एजुकेशन में मजा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का प्रेशर है मेरे ऊपर कि यह मुझे करना है, एग्जाम का प्रेशर है, मुझे करना है, एक डाउट है कि अगर नहीं कर पाया तो। लेकिन जब ये कर रहा हूं तो मुझे कॉन्फिडेंट है, अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मुझे ये आता है। किसी के सामने खड़े होकर मैं बात कर सकता हूँ, मुझे मेकअप आता है, तुम्हें क्या करवाना है बताओ, तुम्हें क्या पूछना है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप गलत जगह पर नहीं हो, आप फिर सही जगह आपकी पर हो। अंतरात्मा जिसे कहते हैं ना, हाँ। अगर वो आपको बार बार कुछ सुना रही है ना तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, चीजें दिल से शुरू होती हैं। हाँ। और बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। और आपने थोड़ा सा हमारे ऊपर वो भी किया था, मतलब बहुत ही अच्छा उसका वो आता है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक दैट। ओके विनीत, अब मेकअप लाइन में जब शुरू हो गए तो मेकअप लाइन को भी अपना एक्सेल करने के लिए आपने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया होगा। उसमें भी कोई चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े आपको? बहुत ज्यादा। ओह जी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। लाइफ के हर मोड़ पे ना आपको एक चैलेंज, 2 चैलेंज ऐसे पड़े हुए मिलते हैं कि अगर आप यहाँ से निकल कर भी अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो ना, तो आपको चैलेंज मिलेगा, ट्रैफिक लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिंदगी फुल ऑफ चैलेंजेस है। तो उस दौरान भी काफी सारे चैलेंजेस मैंने फेस करे। देखो, सबसे पहला चैलेंज ये था कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मुझे कोर्स भी करना है तो कौन सा ऐसा रिलायबल ब्रांड है, कौन सा ऐसी रिलायबल एकेडमी है जो मुझे जेन्युइनली कुछ सिखाएगी। क्योंकि आजकल मार्केट में यही चल रहा है, आपसे पैसे लेते हैं बट आपको सिखाया कुछ नहीं जाता है, आपके लिए स्कोप कुछ नहीं है। ठीक है, आपसे पैसे ले लिए, आपको बेसिक मेकअप, मैंने कितने सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको बेसिक, जिनका हाथ भी सही से सही नहीं है, वो 3-3 महीना मेकअप सीख रहे हैं, 3-3 महीना वो अकेडमी में प्रेजेंट है, काम कर रहे हैं, बट उनका हाथ अभी भी साफ नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो एक मेरे दिमाग में था कि कहाँ जाऊं। अब जब हम लोगों ने सर्च करना शुरू करा तो कोई बोल रहा है हम 1.5 लाख रुपए लेंगे, कोई कह रहा है हम 1,20,000 में करवा देंगे, हम आपका ये भी करवा देंगे। तो वो इतना ज्यादा मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैं अकेला में कहाँ से लेकर आऊंगा 1,20,000। सही बात है। 1,40,000, 2 लाख मेरे पास नहीं है पैसे। हाँ। तो फिर अभी मेरा एक दोस्त भी था, उसने मुझे ऑफर करा कि सुनो मैं दे देता हूँ पैसे, और जब तुम्हारा हो जाएगा कोर्स, जब तुम हो जाओगे, तुम सेटल हो जाओगे, तो मुझे वो रिटर्न कर देना। बट मुझे कहीं ना कहीं था कि नहीं यार, कर्ज लेकर के नहीं करना है कुछ भी। तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं किसी से पैसा लूं और फिर मैं कुछ करूं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि समहाउ कि भगवान ना करे वो मैं उसको पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं क्या करूं, वक्त का पता नहीं होता है। सही बात है। तो फिर हमने बहुत मुश्किल खाकर, वो उसमें भी बहुत टाइम लग गया मुझे, पूरा 2020 2021 ऐसे ही बीत गया कि आधा 21 बीत गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इंस्टाग्राम खोलो, टिकटॉक खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह पे आर्टिस्ट प्रेजेंट है, पर वहां पर मुझे था कि यार मेरे अंदर कुछ तो है, देयर समथिंग न्यू, समथिंग कुछ है, कुछ एक कला है, कुछ एक आर्ट है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि उसको बाहर कैसे निकालूं और कहाँ निकालूं। प्रोफेशनलिज्म उसे ही कहते हैं। वो चीज देखो सीखनी तो पड़ती ही है। या एग्जैक्ट, आपको चाहे कितनी भी आती हो, लेकिन एक आपको ना मतलब गुरु एक फिजिकल फॉर्म में आपको चाहिए होता है। सही बात है, राइट, एक फिजिकल फॉर्म आपको चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फिर वहीं से सर्च करना शुरू करो और फाइनली एक मेंटोर मिले इंस्टाग्राम पे ही, जो मैंने देखा और मेरे को देखते ही लगा कि हाँ मुझे इनके पास जाना चाहिए। फिर वहां से हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया। ओके, यूजुअली अच्छा मैं एक चीज और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे ये बताइए, जैसे कई लोग जैसे मेकअप क्लासेस करना चाहते हैं तो जिस भी अकेडमी से कराते हैं, वैसे तो देखकर भी लोग सीख लेते हैं, लेकिन अकेडमी से करना क्यों इम्पोर्टेंट है? और क्या ऐसा भी होता है कि अकेडमी से जब हम करते हैं तो वो लोग आपको कुछ मतलब हेल्प करते हैं आगे, कस्टमर्स या आपको काम दिलवाने में आगे, ऐसा कुछ होता है क्या? उसका रोल है कुछ, या आपकी अपनी मेहनत होती है उसके लिए? जी देखो, हर एक इंसान का ये पर्सनल लेवल होता है। अभी क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो 3 ही स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलरशिप जिसको मिलेगी वो एक ही स्टूडेंट होगा। हाँ। सबको सब चीजें नहीं मिल पाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी काबिलियत। तो उनकी काबिलियत पे डिपेंड करता है वो कितना अपने आप के अपने पोटेंशियल को कितना आगे कर सकते हैं। अच्छा अब लोग फोन से भी देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन रियलिटी में जो रियल चीज है ना, देखो वही जिंदगी है, रियलिटी ही लाइफ है। तो एक फिजिकल टीचर के पास जाना, फिजिकली किसी चीज को सीखना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो वाया, अभी तो आजकल ऑनलाइन भी काफी चल गया है, या तो आप ऑनलाइन सीखो एटलीस्ट। जो ना जब हम कोई चीज करते हैं ना तो बहुत सारे बेसिक बहुत छोटे छोटे से डाउट्स निकल कर आते हैं। बाहर ऊपर से वो बोलते हैं ना कि जब हम घर देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ सुराख है,
सुराख हाँ, है, कहाँ ढलान कहाँ ढलान है, हाँ, तो वहां से पता चलता है कि कहाँ कौन सी दीवार पे दाग है। हाँ। तो उधर जाकर आपको ये चीज समझ, जब आप करते हैं ना तब आपको समझ में अरे मुझे ये नहीं पता कि ये बंदा काला है, इस पे कौन सा फाउंडेशन लगाऊं, हाँ, इसके तो यहाँ पर पर्पल हो रखा है, इसको घूसा मार दिया था किसी ने, हाँ, इसके हाँ, चोट, इसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कैसे छुपाऊं। हाँ, 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 तो जब हम अकेडमी में जाते हैं तो ये कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं, वो क्लियर होते हैं। भाई इसका स्किन तो बहुत ड्राई है, मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, यहाँ छप रहा है, यहाँ छप रहा है, यहाँ दाग, यहाँ दाग, तो ये इसके लिए मैं क्या करूं, मुझसे लाइनर नहीं लग रहा है। अब छोटी छोटी आंखें हैं, मैं स्मोकी करना चाह रही हूँ, काला रंग थोप देती हूँ, वो तो जानवर लगने लग पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। सही तो बात ये जो है। बहुत बेसिक से डाउट्स होते हैं वो आपका फिजिकल टीचर ही आपको करवा पाएगा, जो फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि गूगल पे भी आप कितना ही सर्च कर लोगे, सही ठीक है, बात हर किसी की अपनी थ्योरी होती है, हर कोई अपना तरीके से समझा रहा होता है, तो फिर वो आप एक वेब में फंस जाते हो कि ये भी ये बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। बहुत लोग ऐसे नारियल का तेल लगा के भी मेकअप कर लेते हैं, कुछ ऐसे एलोवेरा जेल लगा के भी मेकअप करते हैं, बट दैट्स वेरी रॉन्ग वे, आपको नहीं करना चाहिए। सही तो बात आप है। कुछ लोग हैं रियलिटी में वो चीज फॉलो कर लेते हैं। कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है, हाँ। ज्यादा सोशल मीडिया अगर फॉलो करने लगो तो यही होता है फिर। बोलते हैं ना जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा वही मग बात अप है। माइंड की क्या करने हैं। विनीत, मैंने वैनिटी का बड़ा नाम सुना है, पहले मैं सोचती थी यार क्या है ये वैनिटी। अब आजकल जो मैं जितना सुनती हूँ किसी से भी, यार मैं तो मेकअप का कोर्स करने जा रही हूँ, मुझे तो इतने पैसे लग जाएंगे वैनिटी बनाने में। ये है क्या वैनिटी? करोड़ों की, लाखों की, हजारों की जी है क्या? प्लीज जरा से एक्सप्लेन करें इसकी इम्पोर्टेंस। जी, तो एक बोलते ना एक डॉक्टर के लिए उसका स्टेथोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बिना स्टेथोस्कोप के नजर नहीं नहीं, आता। हम सोच भी नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। हम कभी भी मैनिफेस्ट करते हैं ना डॉक्टर को, तो वो स्टेथोस्कोप हाँ, और हाँ, व्हाइट हाँ, कोट white जरूर coat, नजर हाँ, आता है, हाँ, हाँ। है ना। और पुलिस वाले को सोचते हैं तो वो गन, पिस्टल और खाकी वर्दी वही नजर आता है। हाँ। तो जब हम मेकअप आर्टिस्ट को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके पास एक बैग होता है, जिस बैग के अंदर वो बोलते हैं ना टॉप टू बॉटम एवरीथिंग उसके पास होता है। एक बैंडेज से लेकर एक हेयर पिन तक और एक सेफ्टी पिन से लेकर एक लिपस्टिक तक सब कुछ उस वैनिटी में होता है, जो उसे लगता है कि मेरे क्लाइंट को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वैनिटी में आपके हर एक टॉप ब्रांड, तो आपका इंडियन ब्रांड हो या कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो, वो सारे ही प्रोडक्ट्स उस बैग के अंदर मौजूद होते हैं। तो वैनिटी यही है कि आपके पास जो सारे ब्रांड हैं, आपके पास मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अपने एक बैग में डाल के बन गई आपकी वैनिटी। और वो महंगी इसलिए होती है क्योंकि देखो हमको हर एक तरीके के क्लाइंट के साथ काम करना है। हमें एक उस वाले क्लाइंट के साथ भी काम करना है जो मेकअप का 5,000 रुपए दे रहा है, हमें उस वाले क्लाइंट के साथ भी काम करना है जो एक मेकअप का 50,000 रुपए भी दे रहा है। तो अब मैं ही हूं, मेरा हाथ भी वही है, मेरे ब्रश भी वही है, सब कुछ सेम है। अब वो 5,000 वाले में और 50,000 वाले में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस है प्रोडक्ट का, कि जब मैं 5,000 वाला मेकअप करूंगा तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि क्लाइंट मुझे 5,000 रुपए दे रहा है, तो मुझे उसका काम बहुत अच्छा तो करना है, लेकिन मेरे को अपनी जेब पे भी ध्यान देना है कि भाई मैंने अगर 4,000 रुपए का 8,000 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो वह मैं उसके नहीं लगाऊंगा, मैं उसको कोई ऐसा सामान लगाऊंगा जो 2,000 का, 2,500 का, 1,500 का है, ताकि वो भी खुश और मैं भी खुश। अगर कोई 50,000 रुपए दे रहा है तो उसे पता है कि 50,000 रुपए मैंने इसको पे करे हैं और ये मेरे अगर 150 रुपए वाला फाउंडेशन लगा के जाएगा तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है। तो वहां पर मुझे ये ध्यान देना है कि ये 50,000 रुपए दे रहा है तो इसके लिए क्या प्रोडक्ट रिलायबल है, इसको क्या देना चाहिए और इसको क्या अप्लाई करना चाहिए। तो वो सारी जो चीजें आप बिल्डअप करते हो तो वो आपका फिर वही कॉस्ट पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है मेकअप में भी, तो लेयर टू लेयर, स्किन केयर, ये सब कुछ बहुत मिला करके आपका पड़ जाता है अच्छा भला। अच्छा भला, मतलब एक अच्छी वैनिटी विद गुड ब्रांड अराउंड 1.5 या 1.5 to 2 लाख के बीच में आप एक अच्छी वैनिटी जिसमें आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी होंगे वो आप बना सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। विनीत, जैसे आजकल का दौर है सब सोशल मीडिया, ठीक है, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है हर जगह। मेरे ख्याल से हमारे एरिया में मेरे ख्याल से कितने हजारों मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो काम मिलने में मुश्किल भी होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि देखो जो दिखता है वो बिकता है। अब बंदे ने देख लिया ये तो ये वाला मेकअप कर रहा है, ये वाला लहंगा दे रही है, मुझे यही चाहिए। तो अब ऐसा ही हो गया है, अब मार्केट में जो जितना ज्यादा फेमस है ना उसको उतना ज्यादा काम है, ज्यादा एड, ज्यादा वर्क दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जो जितना ज्यादा अपने आपको प्रमोट करेगा, अपने कैंपेन में लगेगा, उसको उतना ज्यादा काम मिलेगा, मैदान में कूदना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कंपटीशन है आपको बहुत तगड़ा। अब हर घर में एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, चाहे वो यूट्यूब से बना हो या फिर वो सीख के बना हो। एग्जैक्टली, आई एग्री टू इट। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, जैसे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं अपनी बात बताऊं,
मुझे ना किसी की स्किन पे अगर व्हाइट हेड या कुछ दिखता है ना, या किसी के ब्लैक हेड हो रहा होता है ना, मुझे इंस्टेंट दिल कर रहा होता है कि मैं ना उसको रिमूव कर दूं, मतलब ये मेरी बड़ी गंदी आदत है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं ना उसको हटा दूं किसी तरह, चाहे मैं उसे वो स्क्वीज करूं या कॉटन से साफ कर दूं, कुछ भी कर दूं। तो आपका दिल कभी ऐसा होता है जैसे आप किसी सोशल गैदरिंग में गए और किसी का मेकअप अच्छा नहीं हुआ है, आपका दिल कर रहा हो यार ये मेरे हाथ आ जाए किसी तरह मैं इसको सही कर दूं, बस मैं अपना वो, तो ऐसा होता है बहुत ज्यादा होता है ऐसा। मतलब मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि किसी का आई शेडो अच्छा नहीं होता। आजकल ना बीच में एक ट्रेंड चला था जिसमें आईब्रोज को एकदम बॉक्स जैसा बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर, कि एकदम ऐसे ड्रॉ करते थे आईब्रोज को और आगे भी डब्बा टाइप बना देते थे। तो अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गया था, तो मेरी जानने वाली ही थी वो लड़की, उसका मेकअप कर रखा था, ऑल्दो द मेकअप वाज गुड, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो उस हिसाब से द मेकअप वाज वेरी, मुझे ना उसको ब्राइट करा हुआ था, दैट वाज टोटली फाइन कि उसके ऊपर सूट कर रहा था। बट व्हेन आई सॉ द आईब्रोज, तो वो एक ऐसा डब्बा बना रखा था, वो पूरा वो उसको आउटलाइन करके, और फिर उसको वो फिल भी नहीं कर रखा था कि चलो वो ऐसा लगता है कि डब्बा बना के किसी में से खाली छोड़ दिया। और मेरा ऐसे मन कर रहा था कि उसे पकड़ूं और उसको फिल करूं कि नहीं कर दूं कि वो थोड़ा नेचुरल लगे। और मैंने उसको 2-3 बार बोला तेरा आईब्रो अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा आईब्रो अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो थोड़ी सी ना ऑफेंस हो गई, क्या है अब तू मेकअप आर्टिस्ट है तो तू ऐसे ही बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा बना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ज्यादा अपनी नॉलेज में झाड़ बहुत हो गया। नहीं मैं ठीक लग रही हूँ, आई एम ओके विद इट। मैंने कहा चलो ठीक है, इफ यू आर हैप्पी देन आई एम हैप्पी। तो वो चीज थी। अच्छा विनीत, कभी ऐसा तो नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं, जैसे आजकल हमने देखा भी है कि कोई बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसका कहीं जितने भी पार्लर वगैरह से वो लोग कराते हैं, बहुत फेयर वाला लुक वाला वो करवा देते हैं मेकअप, और उसके बाद जब दुल्हन का रियल फेस सामने आता है, फेस अगले दिन या जो भी है, तो कई लोगों ने केस भी कर दिया है कि ये क्या है, दुल्हन का तो ये ओरिजिनल कलर था, ये हमें दिखाकर बेवकूफ बना दिया, हमारे साथ धोखा हो गया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं हुआ है, सिंस क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ मेकअप इज अ नेचुरल एम्प्लीफिकेशन, नॉट अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेकअप जो है किसी की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाओ भाई, उसको नेचुरली खूबसूरत दिखाओ, ना कि उसको बस देखा और सफेदी कर दी। तो आई रियली डोंट बिलीव ऑन इट। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कम से कम प्रोडक्ट उठाऊं। लाइक मेरा ये लेगेसी है कि जितना आप कम प्रोडक्ट मेकअप पे उठाओगे तो मेकअप विल कम आउट वेरी ब्यूटीफुली। अब जितना ज्यादा प्रोडक्ट को उठा के थोप के लगाओगे तो एक तो वो खत्म हो जाएगा और दूसरे फिर आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब कुछ इस चीज के लिए, जैसे कई लोग आते हैं, जैसे अभी बीच में ट्रेंड चल गया था बॉलीवुड में भी, बड़ा न्यूड मेकअप वाला स्टार्ट हो गया था। जैसे अपना ये है विराट कोहली की वाइफ है, अनुष्का शर्मा है, और कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, इन लोगों की अभी वेडिंग्स हुई हैं। तो आप देखेंगे हमारे हिसाब से तो हमें दुल्हन वही अच्छी लगती है जो रेड लिप्स में हो, रेड कॉस्ट्यूम में हो, और उन लोगों ने बड़ा मतलब न्यूड शेड्स पहने हुए थे। तो मतलब आपके पास ऐसे कभी कोई क्लाइंट्स आए हैं जो कहते हैं हमें बिल्कुल फोटो के साथ कि हमें ऐसा वाला चाहिए, और वो उस पर नहीं निकल के आता है और वो जिद करते हैं नहीं जी आप फिर अच्छे नहीं है, बिल्कुल आपको वो कर देते हैं नहीं आप अच्छे ही नहीं है, फिर आप मतलब कैसे ऐसे क्लाइंट्स को समझाते हैं या क्या करते हैं? या तो देखो इंडियन में ना एक्चुअली ये आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि मुझे अनुष्का शर्मा बनना है, मुझे आलिया भट्ट बनना है, मुझे कियारा एडवानी बनना है। बट वो मेकअप मैं मेनली उनको ये चीज समझाता हूँ, देखो जो उनकी शादियां हुई हैं वो दिन में हुई हैं, तो दिन में अगर आप ऐसा मेकअप करके जाओगे जो रात में करते हैं वो नहीं जाएगा, क्योंकि दिन का मेकअप और रात का मेकअप बहुत अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप बाहर सनलाइट में जा रहे हो तो आप बहुत लेयरिंग करके नहीं जाओगे, आई अंडरस्टैंड दिस, तभी वो लोगों का मेकअप बहुत न्यूड होता है। आपकी शादी है रात में, जगमग लाइट्स होंगी, हर कोई आपको देखेगा, क्या आप चाहते हो कि आप ऐसा लगे कि आप खाली ज्वेलरी पहन के और लहंगा पहन के खड़े हो गए हो? तो ब्राइड ये चीज समझती हैं। और दूसरी चीज दैट कि देखो वो अनुष्का शर्मा है, वो आलिया भट्ट है, उनको वो पूरा लाइफ उनको मेकअप पहने और वो ज्वेलरी कॉस्ट्यूम में हो चुका है, वो उब चुकी है उस चीज से, उनको कुछ नया करना है, उनको कुछ स्टाइलिंग करना है। पर आप पूरी जिंदगी आपने शलवार कमीज में निकाला है, पर आपके पास एक मौका है कि अब आप अच्छे से सज संवर सकते हो, तो व्हाई नॉट कि आप उसको यूज करो, आप एक अच्छा सा मेकअप करो। और बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करते हो, लाइक जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या चाहिए, बोलते जो आप कर दो,
तो मेनली मेरे क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं। बट अगर मेरे पास ऐसा कभी बाय चांस क्लाइंट आ जाता है तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि देखो दिन और रात में फर्क है, हीरोइन में और एक आम आदमी में फर्क है। वो अपने स्किन का, अपने खान पान पे काफी ध्यान देते हैं। आप क्या करते हो? आप खाली रोटी सब्जी खा रहे हो, साबुन से मुंह धो रहे हो तो ये नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत स्पेसिफिकली अपने स्किन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करोगे तब जाकर कहीं जाकर क्यारा एडवाणी के ऊपर नीचे हो पाओगे। अदरवाइज तो फिर भाई मेरे को दोष देने की जरूरत नहीं। मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ कि देखो अगर ऐसा नहीं बन पाया मेरे से, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ उसके ड्रॉबैक्स, नहीं हो पाया तो मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता भी है, खुद भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं मेकअप में तो आपको स्किन बहुत हेल्दी रखनी है। एग्जैक्टली। लेकिन मार्केट में जैसे मैं विनीत यहाँ पे बहुत सिंपल से टिप्स आपसे कहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं कि देखिए महंगा प्रोडक्ट तो हर जिसके पास है वो लेके कर ही लेगा केयर, या वो ट्रीटमेंट्स करा लेगा, कुछ भी करा लेगा। लेकिन हमारी जो कॉमन पब्लिक है, आम जनता है, किसी के पास ज्यादा नहीं है कि वो इन चीजों में इन्वेस्ट कर सके, तो बेसिक कोई ऐसी टिप्स बता सकते हैं जिससे आप स्किन को मतलब इतना ये तो करना ही चाहिए लाजमी। या देखो स्किन का सबसे पहले एक बंदे को ना एक पर्टिकुलर अपनी स्किन का टाइप पता होना चाहिए कि मुझे मेरा फेस ना ड्राई रहता है, खिंचा खिंचा रहता है। तो अगर मैं कुछ करती हूँ तो बहुत ना ऐसा लगता है कि मैंने खिंच रहा है मेरा फेस। और बंदे को ये भी बताना चाहिए कि मेरे को बहुत पसीना आता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि चिकना चिकना घी निकल रहा है मेरे शक्ल से। तो अगर आपका फेस ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आपने रोज वाटर आप यूज करो। एक बेसिक रोज वाटर आप घर में बनाकर या मार्केट से खरीद कर आप यूज करो शाम में, रात में सोते वक्त। आपका स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छा होने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज फॉलो करता हूँ। अगर आप ड्राई स्किन की तरफ हो तो ड्राई स्किन वाले जो हैं वो मेनली क्या करें, वो कोई भी ऑयल बेस, कोई भी मिल्क बेस, कोई भी क्रीम बेस जो भी मॉइस्चराइजर उसका एक दो ड्रॉप लेकर के जरूर अपने फेस पे, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें। पानी ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा पानी कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा आपका स्किन बहुत सुंदर होता जाएगा। सही बात है। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो हर एक बंदा कर सकता है। बाकी अपना नॉर्मल क्लेंजिंग या स्क्रबिंग वगैरह तो आप घर के प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, या एक्सफोलिएट तो हर 15 दिन में, हर हफ्ते में आपने करना। लाइक जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको तो हर वीक एक्सफोलिएट करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच विनीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपके बारे में जानने की वक्त आपने हमें दिया। ओके विनीत, बिल्कुल लास्ट राउंड आ गया है और हम हर गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं। तो बस कुछ सवाल मैं आपसे करूंगी, उसका जल्दी जवाब दे दीजिएगा। तो विनीत सबसे पहले ये है कि मेकअप का आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? आई शेडो। अच्छा, वाह। आपका फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? मेरा मेंटर भूमिका बहल। ओके। आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है? मुझे सब लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वाओ, वेरी नाइस। अगर आपको एक सुपर पावर मिलती तो आप क्या चूज करते? अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं पुराने वक्त में जाता और जो भी मेरा जर्नी रहा है मैं उसको सब कुछ एंजॉय करता। लाइक मेरा स्कूल लाइफ वाज वेरी अमेजिंग, तो मैं वो सब कुछ वापस से जीता एक बार। वाओ, एंड स्कूल डेज आर द गोल्डन डेज। हाँ, वो पहले टीचर्स बोलते थे तो हमें लगा ये चाइल्ड बकवास कर रहे हैं। नहीं, ये सच में है, लगता है। Here we come to end of this episode. Thank you so much विनीत, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी हमारा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन ओपन है और हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दुआ में खास याद रखें। तो खुश रहिए। यहीं पे मैं अपने आज के इस एपिसोड का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर एक और नए मेहमान के साथ, एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।